नमस्ते दोस्तों। आज मैं बीपीएससी 67 के पीटी के लिए साइंस के दूसरे सेट के क्वेश्चंस के साथ आया हूं। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी यूडियोमीटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए काम करने में, ऑप्शन बी कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ऑप्शन सी उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ऑप्शन डी उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। साधारण यंत्र कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में मदद करता है। अब आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी उत्क्रम प्रसारण, ऑप्शन डी विसरण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपकेंद्रण। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला सवाल है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन है, इसलिए हमारा आंसर डी है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा पांचवा सवाल है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्षैतिज बना रहेगा, ऑप्शन बी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, ऑप्शन सी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ऑप्शन डी परवलिया वक्र का आकार लेगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परवलिया वक्र का आकार लेगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण परवल के वक्र का आकार ग्रहण कर लेगा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा छठा सवाल है, पीसा पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, बस शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ऑप्शन बी, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। ऑप्शन सी, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र न्यूनतम स्थिति में रहता है। ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कहा जाता है, कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि अगर 25-30 साल और हो जाएगा तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो आगे खिसक जाएगी और इसके जो बीचों बीच लाइन गुजर रही है ऊर्ध्वाधर, वो खिसक जाएगी, तो पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वो गिर जाएगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संग केंद्रित होता है। कोई भी वस्तु जब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से गुजरती है, मतलब ऑप्शन डी। आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सातवां सवाल है, निम्नलिखित की उपस्थिति कारण पीतल, पीतल है, पृथ्वी नहीं है, पीतल, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, किसे कारण? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा आठवां सवाल है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, फुलरेंस, क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन बी, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, कीरोटीन, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन। ऑप्शन डी, मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फुलरेंस। क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फुलरेंस जो है यह कार्बन परिवार का अपरूप है। यह अस्थायी यौगिक होता है जिसका उपयोग कार्बन नैनोवर्ट्स या कार्बन नैनो ट्यूब्स में किया जाता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा नौवां सवाल है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, मीथेन, इथेन और हेक्सेन। ऑप्शन बी, मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन। ऑप्शन सी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन डी, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 10वां सवाल है, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पोटेशियम नाइट्रेट।
ऑप्शन बी भारी जल, ऑप्शन सी सल्फर आयोडाइड, ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटर या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी ही होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं डी सिल्वर आयोडाइड। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 11वां सवाल है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एवं हीलियम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 12वां सवाल है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी पॉलीएथिलीन, ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 13वां सवाल है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इथियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी मैलेकोलॉजी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी उसे कहते हैं जो कीटों के प्रति वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इक्थियोलॉजी उसे कहते हैं जो मछलियों की संरचना का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी परिजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। मैलोकोलॉजी मोलस्का और इसके सेल का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 14वां सवाल है, हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एक सामुद्रिक जानवर को, ऑप्शन बी एक जलीय पौधे को, ऑप्शन सी एक पौधे रोग को, ऑप्शन डी एक जड़ रहित पौधे को, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ हाइड्रो मतलब ये जल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी होगा। तो 14वां का आंसर है ऑप्शन बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुत अधिक जल H2O वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं जिसमें वायु भरी होती है, जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक मैकेनिकल टिश्यूज भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है। तो हाइड्रोफाइट के बारे में समझ गए। अब आते हैं अगले सवाल की ओर।
हमारा 15वां सवाल है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहता है क्योंकि? इसके कारण हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मछलियां उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ऑप्शन बी मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती है, ऑप्शन सी तलों के निकट पानी नहीं जमता है, ऑप्शन डी बर्फ ऊष्मा का सुचालक है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलों तथा नदियां जम जाती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप मतलब लिक्विड फॉर्म में ही विद्यमान होता है, इसीलिए मछलियां तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी जीवित रहती है। हमारा 16वां सवाल है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, मतलब न्यूक्लियस के अलावा। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तारक केंद्र सेंट्रियोल्स, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लबक क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। हमारा 17वां सवाल है, निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी आंड वाहिनी में, ऑप्शन सी आंड ग्रंथि में, ऑप्शन डी योनि मार्ग में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंड वाहिनी। आंड वाहिनी में ओविड्यूक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया आंड वाहिनी ओविडक्ट में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक नर का शुक्राणु तथा मादा का अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा जायगोट का निर्माण होता है, जो कि डायप्लेट होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन मानव शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन के और डी दोनों अपवाद हैं। हमारा 19वां सवाल है, जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है, क्या कारण है इसका। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी स्टीयरिक अम्ल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। ये सवाल यूपीएससी में भी आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी और बीपीएससी में भी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चींटियों के काटने पर जब शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 20वां सवाल है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन ई
इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोटेशियम। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां आदि पोटेशियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। वहीं जो फॉस्फोरस है वो हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 21वां सवाल है, उत्तेजक स्टिमुलेंट कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी मारुआना, ऑप्शन सी सिगरेट, ऑप्शन डी अफीम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिगरेट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्कोहल, marijuana और अफीम मन सचेतक पदार्थ हैं, जबकि सिगरेट का धुआं उत्तेजक स्टिमुलेंट के रूप में कार्य करता है। तो आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सूर्यमुखी, ऑप्शन सी रेफ्लेसिया, ऑप्शन डी ग्लोरी लिली, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेफ्लेसिया। विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया प्रजाति का सदस्य रेफ्लेसिया अर्वाल्डी है। मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो कृपया बताएं मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं 23वें सवाल की ओर। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हिल्सा मछली, ऑप्शन बी लेबियो, ऑप्शन सी मैंगबूशिया, ऑप्शन डी मिस्टस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैंगबूशिया। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गैंगबूशिया जो है वो ताजे पानी की मछली है। यह मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। यह मछली तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 24वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टारफिश, ऑप्शन बी जेलीफिश, ऑप्शन सी डॉगफिश, ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। अब क्यों है और देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। समुद्री घोड़ा हिप्पोकैप्टस को कहते हैं, जो एक अस्थिर वास्तविक मीन होती है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 25वां और आखिरी सवाल है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी जंथोफिल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन। अब देख लेते हैं क्यों है इसका सही उत्तर। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। तो ये थे हमारे आज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। थैंक यू।